हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है सोशोलॉजी का चैप्टर नंबर 16। ये 16वां चैप्टर जो है सामाजिक सशक्तिकरण है। सामाजिक सशक्तिकरण जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो +2 के बच्चे हों जिन्होंने सोशोलॉजी ले रखा हो और सीबीएसई के जो है एनसीईआरटी बुक फॉलो कर रहे हो, तो उनके लिए जो सामाजिक सशक्तिकरण है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम सामाजिक सशक्तिकरण के विषय में विस्तार पूर्वक जानेंगे। लेकिन आपको पता है कि सारी बात को चर्चा करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। हमारा जो टॉपिक आज है सामाजिक सशक्तिकरण के अंतर्गत अंतर और गैर बराबरी। देखिए सामाजिक सशक्तिकरण जो है कई क्लास के बच्चों को जरूरी होता है, वही बीए वाले बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, और +2 के लिए तो है ही है, चाहे वो एनआईएस बोर्ड का हो चाहे सीबीएसई का हो। इसमें पहला टॉपिक यही आता है दोस्तों कि अंतर और गैर बराबरी। आखिर अंतर और गैर बराबरी क्या है सामाजिक सशक्तिकरण में? तो कहते हैं व्यक्तियों और समूह में अंतर होना एक स्वाभाविक लक्षण है, ठीक है, यानी स्वाभाविक के लक्षण माना जाता है, यानी व्यक्तियों और समूह में अंतर होना सार्वभौमिक भी लक्षण है। इसका तात्पर्य यही है कि एक समूह या व्यक्ति दूसरे से ऊंचा है, यह अर्थ नहीं है एक के पास विशेष अधिकार है और दूसरे के पास नहीं है। अन्य शब्दों में व्यक्ति और समूह में होने वाले अंतर का आशय एक का दूसरे से गैर बराबर होना नहीं है। अंतर यह है कि दोनों में विभेद है, दोनों में विभेद माना गया है। स्पष्ट है कि इन दोनों में जो अंतर दिखाई देता है वही बराबर का अंतर नहीं है। यानी अगर सशक्तिकरण देखा जाए तो यहाँ पर यही बात को दर्शाता है कि ऊंच नीच में भेदभाव। तो ये सशक्तिकरण का जो है सबसे इम्पोर्टेंट परिभाषा हो सकता है। हमारा पहला बिंदु यही है कि हमें अंतर के विचारों को गैर बराबरी की दृष्टि से देखना चाहिए। अंतर से हमारा तात्पर्य यही है कि इन दोनों इकाइयों जिनका हम विचार कर रहे हैं, व्यक्ति या समूह में कुछ गैर बराबरी और समानताएं हैं, लेकिन ये असमानताएं पूरक है। आदमी और औरत अपनी जैविक संरचना में भिन्न होते हैं, लेकिन इनमें जो पूरकता है वही प्रजनन का कारण बनता है। जुलाहो खाद्यों से भिन्न है, लेकिन जिन वस्तुओं को वे पैदा करते हैं उनमें वे एक दूसरे पर निर्भर भी होते हैं। जुलाहो अपने लकड़ी के काम के लिए खाती पर निर्भर है और खाती अपनी शाल और गद्दे जुलाहों से खरीदते हैं। यानी देखा जाए तो हर कोई एक दूसरे पर निर्भर है, यानी समाज में व्यक्ति रहते हैं तो उन पर जो है एक व्यक्ति सुचारू रूप से सब कार्य नहीं कर सकता। इसके लिए एक दूसरे पर निर्भर होना ही इसमें जो है गैर बराबरी के रूप में दिया गया है। कहते हैं गैर बराबरी से तात्पर्य हमारा जो है विशेष अधिकार और सोच से बांटने से है। यानी हम कोई सोत्र होता है तो उसको हम क्या करते हैं, बांट देते हैं, उसे गैर बराबरी कहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि कुछ व्यक्तियों का स्थान समाज में विशिष्ट या ऊंचा हो जाता है, अथवा कुछ लोगों का सोत्रों पर अधिक नियंत्रण भी हो जाता है और कुछ का कम भी। सोत्रों पर नियंत्रण के कारण लोग यह समूह श्रेणियों में बढ़ जाना होता है, यानी ये श्रेणी में बढ़ जाते हैं, ठीक है। जनरली अगर बात देखा जाए तो कहते हैं अगर कोई व्यक्ति है, अगर उसमें कुछ ज्ञान आ जाता है, कुछ पैसे कमाने लग जाता है, तो वो माता पिता से अलग हो जाते हैं। क्यों? इसका कारण ये होता है कि उनको अमीर बनना है और वो घर में एक परिवार में रह के अमीर नहीं बन सकती हैं, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर दर्शाने की कोशिश किया गया है। समाजशास्त्र लोगों में प्राकृतिक गैर बराबरी और उनके अस्तित्व की दशाओं की गैर बराबरी में भी अंतर होता है। पहली प्रकार की गैर बराबरी को जो है भौतिक और बराबरी भी कहते हैं। इस गैर बराबरी का मतलब है उम्र, स्वास्थ्य, शरीर ताकत तथा मस्तिष्क की विशेषताएं।
सामाजिक गैर बराबरी की तुलना में भौतिक और गैर बराबरी थोड़ी है। समाजशास्त्री का जो सरोकार जो है सामाजिक गैर बराबरी के अध्ययन से है और प्राकृतिक गैर बराबरी व्यक्तियों के कार्य संपादन को भी प्रभावित करती है। एक ही समाज श्रेणी में व्यक्तियों को जो अंतर होता है उसे कुछ खास कारक भी होते हैं, लेकिन सामाजिक गैर बराबरी का सिद्धांत भौतिक गैर बराबरी पर भी स्थापित होता है। कहते सैद्धांतिक रूप से दो तत्वों में जो अंतर होता है उसका कारण असमानताएं नहीं है, लेकिन इसके विपरीत जो है वो भी सही नहीं है। गैर बराबरी का जो अस्तित्व है इसका यही मतलब नहीं है कि इन तत्वों को बीच में कोई अंतर है और यह अंतर गैर बराबरी का आधार नहीं बनता है। तो यहाँ पर गैर बराबरी आ रहा है। गैर बराबरी का अर्थ साफ शब्दों में यही हो सकता है जिसमें इक्वलिटी नहीं होती है, यानी जो एक दूसरे के सामान्य नहीं होते हैं। यानी सत्रीकरण हमें इसी बात को दर्शाता है कि यहाँ ऊंच नीच के भेदभाव। इसका मतलब यह हुआ कि अंतर और गैर बराबरी विभिन्न वस्तुओं के साथ है और वास्तविकता यह है कि दोनों वस्तु परस्पर रूप से एक दूसरे के साथ पूरक हैं और एक दूसरे के साथ जुड़े भी हुए हैं। वस्तु में जो अंतर होता है इसका कारण वस्तुओं के साथ जुड़े हुए मूल्य और समाज में उसका असामान्य स्थिति होती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, कोई वस्तु का अगर कीमत बढ़ जाती है, कोई चीज़ों की कीमत अधिक है, तो इसका कारण है उसकी मांग बढ़ी हुई है, लोगों की ज़रूरतें बढ़ी हुई है उस चीज़ों के लिए। इस वजह से ये चीज़ें क्या होती है, ऑटोमेटिक जो है इसका मूल्य असामान्य स्थिति को प्राप्त कर जाती है। हमने पहले कहा है कि पुरुष और स्त्री दोनों भिन्न हैं और वो एक दूसरे से पूरक भी हैं। ऐसा होने पर भी इसके श्रेणियों में रखा जा सकता है। कुछ समाजों में स्त्रियों की स्थिति पुरुष की तुलना में अधीनस्थ की होती है और कभी कभी यह बात मातृवंशी समाजों पर भी लागू होता है, जहाँ पुरुष महत्वपूर्ण फैसले करते हैं जबकि मातृवंशी परिवार में संपत्ति पिता को नहीं मिलता है, यानी पुरुष को नहीं मिलता है। और इसी तरह भारत के गांवों में खाती और जुलाहों की स्थिति को पूरक मानते हैं। समाजशास्त्री कहते हैं कि इस तरह गैर बराबरी सार्वभौमिक है। अब जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आया है सदरीकरण की अवधारणाएं। अब देखिए, सदरीकरण की अवधारणाएं कब विकसित हुई, कब जो है हमारे समाज में सदरीकरण ने अपनी जो है पैठ बैठा ली। तो कहते हैं समाज सदरीकरण की अवधारणाएं समाज में जो है 1940 के दशक में आया था, यानी 1940 के दशक में इसने अपना रूप धारण किया था। वास्तव में सदरीकरण की अवधारणाएं भूविज्ञान से ली गई थी, यानी इसको भूविज्ञान के द्वारा परिभाषित किया गया था। कहते हैं भूवैज्ञानिक कहते हैं कि यह पृथ्वी कई परतों से बनी हुई है और एक परत जो है दूसरी परत पर पड़ी रहती है, यानी प्रत्येक परत की जो है स्वयं की बनावट होती है और एक परत दूसरी परत के भिन्न भी होते हैं। तकनीकी शब्दों में प्रत्येक परत सतर कहलाती है, यानी इसको हम क्या कहते हैं, सतर। यानी एक परत के ऊपर एक परत, इसका मतलब इसका सतर बन रहे हैं, लेबल हो रहे हैं। बहुत से सतर मिल जाते हैं तब इसको हम सतरीकरण कहते हैं, यानी बहुत से जब लेबल मिलते हैं आपस में तब जाके ये सतरीकरण बनता है। इस तरह पृथ्वी की बनावट जो है सतरीकरण ही कहलाती है। ठीक है, तो ये जो है भू विज्ञान के अंतर्गत सतरीकरण शब्द जो है बना है। पृथ्वी की संरचना की तरह समाजशास्त्री भी सोचते हैं कि मानव समाज में कई तरह के स्तर हैं और एक स्तर एक दूसरे पर स्तर होते हैं, यानी दूसरे पर निर्भर होते हैं। समाजी सदरीकरण की परिभाषा इसलिए भी इस तरह दी जाती है कि यह समाज के स्तरों का विभाजन है, यानी जैसे इसमें लेवलों का विभाजन है, ये भी समाज के सदरीकरण कहला सकता है। लेकिन पृथ्वी के सदरीकरण की तुलना समाजशास्त्री के पद से थोड़ा भिन्न होते हैं। भूवैज्ञानिक के अनुसार पृथ्वी के जो स्तर हैं वो एक सामान्य है। पृथ्वी स्तरों में किसी एक स्तर का विशेष अधिकार नहीं होता है। इसकी तुलना में समाज के स्तर श्रेणियों में रखे जाते हैं, यानी ये स्तर एक सामान्य नहीं होते हैं। समाजी सदरीकरण में जिनका स्थान ऊंचा होता है उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त होता है और निम्न स्थान वाले को निम्न स्तर पर रखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर चित्र में भी देखा जा सकता है। यहाँ पर चित्रों में साफ शब्दों में आप देख सकते हो कि सबका जो है अपना अपना कार्य होता है, यानी सभी के जो है समाज में अपने अपने जो है जॉब यहाँ पर बांटे गए हैं और सभी अपने जॉब के रिगार्डिंग ही जाने जाते हैं। जहाँ पर आप देख सकते हो कि एक मोची है, जहाँ पर एक देख सकते हो कारपेंटर है, ठीक है, जहाँ पर देख सकते हो एक पुजारी है जो पूजा कर रहा है। तो समाज में सबको अपना अपना स्थान प्राप्त है और इसी स्थान की वजह से वो ऊंच नीच के जो है जातियों के रूप में प्रकट होते हैं। तो ये चित्र जो है साफ शब्दों में आपको समझाने के लिए पर्याप्त है।
और दूसरे चित्र में आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है एक जो है स्कूल का यहाँ प्रदर्शन किया गया है। यहाँ पर एक कृषि करते व्यक्ति को दर्शाया गया है। तो मानव समाज में विशेषाधिकारों का जो है असामान्य बंटवारा होता है, सभी को अपना जगह जो है प्राप्त होता है और अपने जगह के कारण ही ये समाजों में सशक्तिकरण को पैदा करता है। यानी इसी वजह से सशक्तिकरण जो है उत्पन्न भी होती है, क्योंकि सभी का अपना काम जो है बटा हुआ है। इस तथ्य को हम उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। धनवान लोग गरीब लोगों की तुलना में अपने बच्चों को महंगी शिक्षा दे सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि धनवान व्यक्ति होगा तो अपने बच्चों को उच्च शिक्षा ही देगा। वे आरामदायक वस्तु जैसे कि एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, कार, महंगे मकान व बस्तियों में रहते हैं। ग्राम सब पंचायत के सदस्य जिन फैसले को करते हैं उन्हें दूसरे लोगों के बिना किसी प्रश्न के स्वीकार भी कर लेते हैं। एक ऐसा समाज जो जातियों में बांट देता है, जैसे कि दक्षिण भारत के गांवों में निम्न जाति के लोग दिन में भी घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। उनकी छाया भी दूसरे को अपवित्र कर देती थी। इस बात इन लोगों के लिए रात ही सब कुछ थी। यह विश्वास था कि निम्न जाति स्थायी रूप से अपवित्र लाने वाली होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको पता ही है कि पुराने समय में जो नीच जात के लोग होते थे, उच्च जात के लोग जो थे उनके परछाई को भी अपवित्र मानते थे, ठीक है, और उनसे कई तरह के भेदभाव भी करते थे, उनको मारते भी थे, और वही व्यक्ति जो थे उनके घर में काम भी किया करते थे। तो ये बहुत बड़ी विडंबना थी। तो यही जो था ऊंच नीच की भेदभाव को यहाँ रिप्रेजेंट करता था। कहते हैं इनको तो रात में ही सारे कार्य करने होते थे, क्योंकि दिन में किसी अमीर पर उनकी छाया ना पड़ जाए, इसलिए हमेशा ही वो डरे रहते थे, क्योंकि उनको कई तरह की प्रताड़ना दी जाती थी। अगर सुबह निकले और उनकी परछाई उन पर पड़ भी जाए या उनको वो देख भी ले, फिर भी कई तरह के जो अमीर लोग होते थे इनको प्रताड़ना करते थे। ये हमारी समाज में ही होती थी, जो कोई बड़ी बात नहीं है। ये पुराने समय में ऐसी बात होती थी। अगर आपके दादा दादी होंगे तो अगर पूछा कीजिएगा तो ये बात वो क्लियर बताएंगे कि हमारे समाज में उच्च वर्ग के लोग जो होते थे कुर्सी के ऊपर बैठा करते थे, और जो निम्न और गरीब लोग होते थे हाथ बांधे हुए जो है मिट्टी पे खड़े रहते थे, यानी ज़मीन पे खड़े रहते थे और बैठे हुए रहते थे। तो इस प्रकार के जो है सशक्तिकरण आपको देखने को मिल सकता था पुराने समय में, और आज भी जो है सशक्तिकरण देखने को मिलता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने देखा ही होगा कि हमारे समाज में ये सब भेदभाव आज भी कहीं ना कहीं अपना रूप जरूर ले रखा है, और इसने अपना जो है प्रभाव अभी भी अपना रखा हुआ है, और इसकी दबदबा अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ऊपर से हमने जिन दृष्टियों को देख दिया है उससे ज्ञात होता है कि लोगों के पास जो विशेष अधिकार होते हैं वे इनके परिणाम हैं कि लोगों में शक्ति, धन और प्रतिष्ठा का बंटवारा असामान्य ही होता है। इन तीनों अवधारणाओं को अर्थ को हमें समझना चाहिए। हमारा अगला टॉपिक जो है शक्ति, धन और प्रतिष्ठा की परिभाषा। आखिर शक्ति, धन और प्रतिष्ठा की क्या अर्थ है और क्या यहाँ पर बताने की कोशिश किया जा रहा है। आपने राजनीतिक संस्थाओं के जो है पाठ में पढ़ा ही होगा कि शक्ति की संबंध किसी भी व्यक्ति या समूह की वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति की इच्छा दूसरे लोगों पर लागू कर दी जाती है। यानी जिसके पास शक्ति होगा वो अपनी जितनी भी इच्छाएं होंगी, जो भी अपनी विचार धारा होगा, वो दूसरे व्यक्तियों पर थोप देते हैं। ये तो आप जनरली देखते ही होंगे कि बड़े बड़े मंत्री संतरी होते हैं, जो भी रूल रेगुलेशन बनाते हैं, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, जनता पे ये थोप ही देते हैं, और जनता को इसको मानना भी पड़ता है, क्योंकि वो शक्तिशाली है। नहीं मानेंगे तो 2-4 पुलिस के डंडे खिलवा देते हैं, तो वो उनको मानना ही पड़ता है। तो ये बात यहाँ पर लागू भी की जाती है। अभी इसे स्वीकार करने के लिए वो राजी नहीं होते, फिर भी उनको ये स्वीकार करना ही पड़ता है। जब शक्ति को लागू करना वैध होता है तब इसे प्राधिकार कहते हैं। धन का जो है तात्पर्य भौतिक वस्तुओं से है, जैसे संपत्ति, पशुधन, भूमि, भवन, संपदा, हीरे जवाहरात और संपत्ति के अन्य स्वरूप जो कई समाजों में मूल्यवान समझे जाते हैं। यानी सभी समाजों में देखा जाए तो इनको जो है अधिक मूल्यवान समझे जाते हैं। प्रतिष्ठा का मतलब सामान्य आदर से है, जिसका सरोकार सामाजिक स्थितियों से ही होती है, जो व्यक्तियों के पास होता है। इसका संबंध व्यक्तियों और उनकी जो है जीवन पद्धति से सदैव ही जुड़ी हुई रहती है। हमारा अगला जो टॉपिक है वह है सामाजिक सशक्तिकरण एवं सामाजिक गैर बराबरी। आखिर सामाजिक सशक्तिकरण होता क्या है और सामाजिक गैर बराबरी का क्या अर्थ है। कहते हैं अब तक आप समझ गए होंगे कि सामाजिक सशक्तिकरण का संबंध सामाजिक गैर बराबरी से ही है, परंतु क्या इसका संबंध अभी तक गैर बराबरी से ही है? तो इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। सामाजिक सशक्तिकरण का अर्थ ही होता है कि समाज में ऊंच नीच के भेदभाव पाए जाना, यानी इसमें छोट जात और नीच जात का होना ही जो है इस सामाजिक सशक्तिकरण को बताता है। सामाजिक गैर
बराबरी का मतलब शक्ति, धन और प्रतिष्ठा जो व्यक्तियों में होती है उससे है। ये जो है गैर बराबरी लिंग और आयु वर्ग में भी हो सकती है। यानी देखा जाए तो इसमें जो है आपने देखा होगा कि जो है लड़कों को जो है बहुत ही अधिक मान्यता दी जाती है, बट लड़कियों की मान्यता समाज में नहीं दी जाती है। ठीक है, छोटे आयु के बच्चों को जो है बड़े आयु के बच्चे जो है आसानी से उनको दबा सकते हैं। या यह कहना चाहिए कि गैर बराबरी जो है सामाजिक सशक्तिकरण का मतलब सामाजिक गैर बराबरी से है, लेकिन सभी गैर बराबरी पर यह लागू नहीं होता है। सामाजिक सशक्तिकरण एक प्रकार की गैर बराबरी ही है। इसका मतलब यह है कि समूहों में शक्ति, धन और प्रतिष्ठा जो व्यक्तियों में है उसे सरकार है। यह सही है कि जिन लोगों के स्तर सामान्य होते हैं उनके संवेग और हेतु भी सामान्य होते हैं। सामान्यतः एक स्तर के लोग एक ही जीवन पद्धति को भागीदारी भी होते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि सामाजिक सशक्तिकरण जो है एक प्रकार का गैर बराबरी ही होता है। यानी समाज में ऊंच नीच के भेदभाव होना ही सशक्तिकरण कहलाता है। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि जो कि हमारा अगला पॉइंट भी है, सामाजिक सशक्तिकरण की सार्वभौमिकता पर क्या विचारधारा है। क्या सामाजिक सशक्तिकरण सार्वभौमिक है? तो सार्वभौमिक होने का क्या हो सकता है और उसमें क्या बातें आती है। कहते हैं समाजशास्त्री का कहना है कि एक सरल समाज जैसे कि शिकार, खाद्य संग्रह समूह में श्रेणी नहीं होते हैं। समूहों के स्तर पर इन समाजों में शक्ति, धन और प्रतिष्ठा को लेकर कोई अंतर नहीं होता है। सभी गोत्र बराबर होते हैं, उनमें कोई श्रेणी नहीं होती है। इन समुदायों के सभी सदस्य सामान्य रूप से अपने सूत्र को लाभ लेते हैं। यानी देखा जाए तो साधारण वर्ड में अगर आपके ही गोत्र के कोई व्यक्ति है तो उसमें कोई भी जो है ऊंची जो है सशक्तिकरण नहीं पाया जाता है, क्योंकि वो आपके गोत्र के हैं। परिणाम स्वरूप इनमें कोई गरीब होता है और न कोई धनवान, क्योंकि वो एक ही गोत्र के होते हैं। इसके बीच में जो गैर बराबरी होती है वो लिंग और उम्र के स्तर पर होती है, यानी लिंग पे आधारित होती है। विभिन्न समाजों में पुरुष या स्त्री की कम या ज़्यादा प्रतिष्ठा हो सकती है। वरिष्ठ लोगों का आदर भी किया जाता है और संघर्ष के मामले जो हल से वरिष्ठ लोग देते हैं वह सब पर लागू नहीं होते हैं। इतना होते हुए भी इन वरिष्ठ लोगों को आदर दिया जाता है और इसके निर्णय को स्वीकार भी किया जाता है। इसका अर्थ यह निकलता है कि यद्यपि सामाजिक गैर बराबरी सभी समाजों में पाई जाती है, पर सामाजिक सशक्तिकरण सार्वभौमिक नहीं होता है। यानी सामाजिक सशक्तिकरण देखा जाए तो सार्वभौमिक नहीं होता है। इसी कारण आज के समाजशास्त्री आदिम साम्यवाद यानी प्रोमोटिव्स ऑफ कॉलोनियलिज्म्स की विचारधारा को स्वीकार नहीं करते हैं। पहले यह समझा जाता था कि आदिम समाज को जो है सहजाति समझा जाता था। ये समाज साम्यवादी स्तर पर थे, अर्थात गैर बराबरी का अभाव। अगर इस बयान को हम गहराई से देखें तो कहना पड़ेगा कि इन अधीन समाजों में यद्यपि सशक्तिकरण का अभाव था, फिर भी इनमें गैर बराबरी थी। इन समाजों में यह अवश्य होता था कि इनमें कुछ बहुत बढ़िया शिकारी थे और कुछ बहुत अच्छे दस्तकार भी थे, बहुत अच्छा दक्ष जादूगर भी थे जिसकी सामान्य प्रतिष्ठा दी जाती थी। लेकिन इनमें कुछ शिकारी दूसरे से अच्छे भी थे। इस भांति जो अच्छे थे उन्हें अधिक प्रतिष्ठा मिलती थी। यह ध्यान में रखने की बात है कि सरल समाजों में भी एक व्यक्ति का अधिकार सामान्य ही जा सकता था और दूसरे की तुलना में अधिक धनवान हो सकता था, लेकिन प्रतिष्ठा या धन अनिवार्य रूप से किसी समूह के साथ जुड़ी हुई नहीं थी। प्रतिष्ठा का जुड़ाव व्यक्तियों के साथ था। इस तरह के विश्लेषण से हम यह निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सशक्तिकरण का सामान्य विस्तार और सामान्य अर्थों में सार्वभौमिक नहीं होता था। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च को तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्टों को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th+2 को भी कवर करता है। साथ में
में बीए जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा 8 सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।